हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। तुम जानते हैं साउंड वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस होती है और वो एक मीडियम में ट्रैवल करती है थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला हाय, तो क्या हुआ? जो हाय है इस पार्टिकल पे पास हुआ, फिर इसने हाय इस पार्टिकल पे पास किया, इसने इसमें किया, इसने इसमें किया और जो पासिंग है कंटिन्यू होती रही और इसी तरह हमारे कानों में पहुंचती है और हमें साउंड सुनाई देती है। पर इन पार्टिकल्स का क्या हुआ जिनमें पास हो चुका है भाई हाय और उन्होंने भी आगे पास कर दिया, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मीडियम है वो इलास्टिक है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास इधर कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है, इधर मैंने लिए ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उसके दोनों एंड जो है वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या हुआ, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो वो जो वाइब्रेशन है वो सामने वाले मीडियम के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स में पास होगी। मीडियम कौन सा है? एयर। तो बेसिकली सामने वाले एयर मॉलिक्यूल या एयर पार्टिकल में पास होगी। तो जो एयर पार्टिकल है वो बहुत पास आ जाएंगे और एक रीजन क्रिएट हो जाएगा विद हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो अब हम देखते हैं कंप्रेशन। बिल्कुल दबा पार्टिकल्स बिल्कुल दबे हैं इसमें। तो इधर जो पार्टिकल इधर जो रीजन है इसे कहते हैं हम कंप्रेशन। These are region with high pressure and high density. अब आगे क्या हुआ? जब वाइब्रेशन आगे पास होगी तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मीडियम इलास्टिक है, वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो इस एरिया में कम डेंसिटी और कम प्रेशर हो जाएगा और तब ये एरिया बन जाएगा एक रेरिफैक्शन। तब हम देखते हैं रेरिफैक्शन। Rarefaction, which is region with less pressure and less density. Then similarly, जब वाइब्रेशन आगे पास हुई तो जो रीजन है वो फिर से हाई प्रेशर हाई डेंसिटी वाला बन गया, यानी कंप्रेशन बन गया। दोबारा आगे हो गया कंप्रेशन, है ना? तो यहाँ पे दोबारा बन गया कंप्रेशन। और उसके बाद क्या हुआ? जब वाइब्रेशन आगे पास हो गई तो ये एरिया बन गया विद लेस प्रेशर एंड लेस डेंसिटी। क्यों? क्योंकि मीडियम इलास्टिक है। तो फिर ये बन गया रेरिफैक्शन। और फिर ऐसे ही वाइब्रेशन पास होती रहती है एंड इसी तरह से द साउंड ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। फ्रेंड्स, यूजुअली बुक्स में क्या होता है, इस कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को एज वर्टिकल लाइंस दिखाया जाता है, पर अभी आपको समझाने के लिए मैं डॉट डॉट के फॉर्म में बताया है। अब फ्रेंड्स, ये जो कंप्रेशन होते हैं हमने देखा था रीजन विद हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। तो अब अगर हम एक साउंड वेव बनाते हो तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रेस्ट और पीक्स। और ये जो रेरिफैक्शन है, रेरिफैक्शन हमने देखा था रीजन विद लेस प्रेशर एंड लेस डेंसिटी। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय ट्रफ्स और वैलीज। तब हम वेव बनाते हैं। ये हुआ हमारा कंप्रेशन क्रेस्ट या पीक विच रिप्रेजेंट्स दी कंप्रेशन। और ये हुआ हमारा ट्रफ या वैली विच रिप्रेजेंट्स द रेरिफैक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वेव बनी है इससे हम कह सकते हैं दैट दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ। किसका? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ ऑफ प्रेशर वेरिएशन। तो फ्रेंड्स, अब इधर हमने ये जो वेव बनाई है इसमें ये जो साइज ऑफ अ वेव है, यानी 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ या 1 पीक प्लस 1 वैली या 1 कंप्रेशन प्लस 1 रेरिफैक्शन, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? सबसे पहले हम कह सकते हैं वेवलेंथ इज द साइज ऑफ अ वेव or the length of a wave, which is basically 1 crest plus 1 trough
और 1 peak plus 1 valley और 1 compression plus 1 rarefaction। तो फ्रेंड्स जब साइड्स ऑफ अ वेव के सामने भी मैं लिख देती हूँ क्या क्या कह सकते हैं, क्रेस्ट प्लस ट्रफ, पीक प्लस वैली, कंप्रेशन प्लस रेयरिफैक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की वेवलेंथ क्या होता है। हम कह सकते हैं दैट वेवलेंथ इज हाउ मच अ वेव वाइब्रेट्स, हाउ मच अ वेव basically travels, how much a wave, or we can say distance covered by a wave. In other words, we can say distance covered by wave during one complete vibration. तो ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन एक साउंड वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे भी हम कहते हैं वेवलेंथ। तो ये जो हमने लेबल किया है ये वेवलेंथ। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने सिंबल बनाया ये वेवलेंथ का सिंबल होता है, इसे हम कहते हैं लैम्डा। ये होता है उल्टा वाई बेसिकली। तो इधर मैं लिख देती हूँ दैट इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, बेसिकली उल्टा वाई है। अब फ्रेंड्स हमने एक वेव में तो देख लिया वेवलेंथ क्या होती है। अब अगर इधर एक की जगह दो वेव्स है तो उसमें हम देखते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। तब इधर अगर मैं पूछूं वेवलेंथ क्या होता है तो here the wavelength is the distance between consecutive crests or troughs. Distance between consecutive crests, troughs, consecutive compressions and consecutive rarefactions. So friends, इधर हम कह सकते हैं that in this the wavelength is the distance between consecutive compression and consecutive rarefaction. इधर देखा जाए तो distance between consecutive crest and consecutive trough will be wavelength. consecutive अब क्या होता है, consecutive wave का जैसे मैं कह रही हूँ तो मतलब कि अब ये जो एक वेव है इसकी जो नेक्स्ट वाली वेव होगी, जो आगे वाली वेव होगी उसे हम कहेंगे consecutive wave। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट की वेवलेंथ क्या होता है। तो अब इधर जो हम कह रहे हैं बिटवीन consecutive crest, trough, compression, rarefaction, तो अगर हम इसमें देखें तो इससे हम कह सकते हैं that wavelength is the distance between the top of one crest to the top of another crest, या फिर the bottom of one trough to the bottom of another trough। तो ये भी wavelength ही हुआ। तो इधर लिख लेते हैं distance between top of one crest to top of another. Similarly, distance between bottom of one trough to bottom of another. तो अब वही इधर हम दिखा रहे हैं top of one crest to the top of another, bottom of one trough to the bottom of another. तो फ्रेंड्स अब वेवलेंथ का हम एक और डेफिनेशन देखते हैं। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स on the same phase. सेम फेज का क्या मतलब होता है, two particles are said to be on the same phase if दो पार्टिकल्स को हम तब कहते हैं सेम फेज पे जब वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं। तब इस वेव पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब अगर मैं इसे लेबल कर देती हूँ इन पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, this is point D, point E, this is point F, this is point G and this is point H। तो अगर मैं इन पॉइंट्स में देखूं तो अब सेम फेज का क्या मतलब है। जब मैं कह रही हूँ सेम फेज, two particles are said to be in the same phase when they are both in the same state of vibration।
जैसे ये जो A है और जो E है, they are in the same state of vibration and therefore in the same phase, because both of them have to start their vibration in downward direction from their mean position. अभी जो C है और जो G है, they are both also in the same state of vibration and therefore in the same phase, because they are about to start their vibration in the upward direction from their mean position. अभी इधर ये जो B और ये जो F है, they are also in the same phase because they will vibrate in downward direction. और दोनों पॉइंट्स जो है वो क्रेस्ट पे है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ ही होगा. तो बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम हियर B to F, the distance from B to F is also the wavelength. ये जो डिस्टेंस फ्रॉम A to E है, इसे भी हम कहेंगे वेवलेंथ. डिस्टेंस फ्रॉम A to E को हम वेवलेंथ क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले तो ये पूरी वेव बन रही है, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ, और सेकेंडली दे आर बोथ इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर वाइब्रेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये जो C और G का डिस्टेंस है, इसे भी हम कहेंगे वेवलेंथ. C और G का डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहेंगे. क्यों? फर्स्ट इज तो क्योंकि दे आर बोथ इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर वाइब्रेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन. B and F are in the same phase and the distance between them is wavelength because क्योंकि ये दोनों जो है they will vibrate in downward direction and secondly they are both on the top of crest. तो फ्रेंड्स मतलब ये जो दो consecutive waves हैं, इसमें जो points अपनी mean position पे like A and D, C and G, ये same phase में in the same state of vibration and therefore इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे A और E का डिस्टेंस, C और G का डिस्टेंस, उसे भी हम वेवलेंथ ही कहेंगे. और फ्रेंड्स, और जो पॉइंट्स है ऑन दी बॉटम ऑफ ट्रफ जैसे D और H, वो भी सेम फेज में होंगे. क्यों सेम फेज में होंगे? बिकॉज दे बोथ विल वाइब्रेट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये दोनों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, तो इनका जो डिस्टेंस है उसे भी हम वेवलेंथ ही बोलेंगे. तो फ्रेंड्स मतलब कभी एग्जाम में क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है कि दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में है उनका डिस्टेंस दिखा के वेवलेंथ लेबल करने को पूछ सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑन द सेम फेज इज आल्सो कॉल्ड द वेवलेंथ. अब फ्रेंड्स जो वेवलेंथ है इसका SI यूनिट क्या है? मतलब इसको हम मेजर किस में करते हैं? इसका SI यूनिट होता है मीटर. तो SI यूनिट इज मीटर. तो फ्रेंड्स अब अगर आपसे पूछा जाए टू मेक अ साउंड वेव विद हाई वेवलेंथ और अगर पूछा जाए टू मेक अ साउंड वेव विद लो वेवलेंथ, तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं. तो to make a sound wave with high wavelength, हमें बेसिकली एक ऐसी साउंड वेव बनानी पड़ेगी जिसका जो ओवरऑल साइज है यानी वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ का साइज वो बड़ा हो. तो अब अगर एक ज्यादा वेवलेंथ की साउंड वेव बनाए, तो कैसी बनेगी? बनेगी कुछ ऐसी, बिल्कुल फैली बननी चाहिए. और अगर हमें एक साउंड वेव बनानी है विद लो वेवलेंथ की अगर हमें साउंड वेव बनानी है, तो जो ओवरऑल उसका साइज यानी वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ वो थोड़ा छोटा होना चाहिए. तो बना के देखते हैं एक बार. ये दिस इज अ साउंड वेव विद लो वेवलेंथ. इसमें जो साइज ऑफ अ वेव है ये है इतना और इसमें कितना है? इतना. तो इसमें साउंड वेव का साइज ज्यादा है एंड देयरफॉर इट हैज हाई वेवलेंथ. इसमें साउंड वेव का साइज छोटा है एंड देयरफॉर इट हैज लेस वेवलेंथ. तो कभी रिकॉग्नाइज करने के लिए पूछ सकते हैं व्हिच साउंड वेव हैज हाई वेवलेंथ, व्हिच हैज लो वेवलेंथ.
तो इतना याद रखना है कि जिस साउंड वेव का ओवरऑल साइज यानी 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ बड़ा होगा उसका ज्यादा वेवलेंथ होगा, और जिसका ओवरऑल साइज कम होगा उसका कम वेवलेंथ होगा। और अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट इज वेवलेंथ, तो आप ये डेफिनेशंस लिखेंगे। इट इज द साइज ऑफ अ वेव दैट इज 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रफ, 1 पीक प्लस 1 वैली, 1 कंप्रेशन प्लस 1 रेरिफैक्शन। क्या कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग 1 कंप्लीट वाइब्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन consecutive crest troughs, compressions and rarefaction, distance between top of one crest to top of another, distance between bottom of one trough to bottom of another, distance between two nearest particles on the same phase। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा यानी एक उल्टे वाले के साइन से। तो फ्रेंड्स अब जाते जाते एक और चीज, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के बीच में, तब क्योंकि हम दोनों टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। तो एम्पलीट्यूड होता है फ्रेंड्स ये which is the maximum displacement of particles of media from their mean position, या maximum height reached by crest और trough, जो कि ये है। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज द साइज ऑफ अ वेव यानी 1 crest plus 1 trough। तो वेवलेंथ होगी ये, दिस इज दी वेवलेंथ। तो अब आई होप कि आप एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के बीच में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। So friends, that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.